नमस्कार। आज हम जानेंगे हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूपों के बारे में। किस तरह हिंदी ने राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया, कौन कौन से आयोग कब कब गठित किए गए और कौन कौन सी समितियां बनाई गई जिन्होंने की हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाया। और साथ ही जानेंगे कि कौन सा आयोग पहले गठित हुआ, किस तरह से राष्ट्रपति के आदेश और सिफारिशों के द्वारा हिंदी ने एक अपनी पहचान कायम की, न सिर्फ राष्ट्रीय तौर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी। तो आइए जानते हैं हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी की राजभाषा की स्थिति के बारे में। सन 1949 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया और संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया। राजभाषा से तात्पर्य है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति। संविधान के लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो प्रमुख घटनाएं घटी वे इस प्रकार से, जैसे कि राष्ट्रपति का आदेश। तो देखिए, सन 1955 में यह आदेश जारी किया गया कि जहां तक संभव हो जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ साथ बढ़ावा दिया जाए, पर साथ ही यह बात भी लिख दी जाए कि अंग्रेजी पाठ ही प्रामाणिक माना जाएगा। राइट। और अब जानेंगे हम राजभाषा आयोग के बारे में। 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार बाला साहेब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की और इस आयोग ने राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए उनमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं, जैसे कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़े हेरफेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए, हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए और 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। राजभाषा आयोग की ये जो शर्तें थी ना, इसके बारे में हम जान रहे हैं। आगे इस आयोग के द्वारा कहा जाता है कि देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। हिंदी के विकास का दायित्व सरकार की एक प्रशासकीय इकाई पर डालना चाहिए और भारत की भाषाओं में निकटता लाने के प्रयास करने चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। अब जानते हैं संसदीय समिति राजभाषा के बारे में। इन सुझावों का परीक्षण करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया और समिति ने 1959 ईस्वी में जो सुझाव दिए वे इस प्रकार हैं, जैसे कि जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक वे अंग्रेजी में ही कार्य करते रहें और 45 वर्ष के ऊपर ही उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण से छूट दे देनी चाहिए। उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को अंग्रेजी में ही रहना चाहिए और केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजों को ही बने रहने देना चाहिए। 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जानी चाहिए। तो ये इस तरह से मुद्दे सुझाए गए राजभाषा आयोग के द्वारा। राइट। अब यहां पर देखिए, उपर्युक्त दोनों सिफारिशों पर राष्ट्रपति का क्या आदेश रहता है। फिर राजभाषा आयोग तथा संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया उसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। 45 वर्ष से कम उम्र वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बने रहे और धीरे धीरे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की व्यवस्था की जाए। हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए एक स्थायी आयोग का निर्माण किया जाए और विधायी आयोग की स्थापना की जाए जो
विधि कोश का निर्माण करे ताकि विधि संबंधी शब्द हिंदी में अनुदित हो सके। शिक्षा मंत्रालय हिंदी के प्रचार की व्यवस्था करे और इस कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है। राजकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय योजना तैयार करे और इस आदेश के तहत 2 आयोगों की स्थापना कर दी जाए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और विधि आयोग। प्रशासनिक तथा विधि साहित्य का अनुवाद होने लगा और साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था शुरू हो गई। इन 2 आयोगों की जब स्थापना हुई, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की और विधि आयोग की, तो फिर उसके बाद क्या होने लगा? प्रशासनिक तथा जो विधि साहित्य का अनुवाद वो होने लगा सुचारू रूप से और साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था शुरू हो गई। राइट। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं राजभाषा आयोग के बारे में और हिंदी भाषा ने किस तरह से राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया उसके बारे में। राइट। सन 1949 से ही यह प्रोसेस शुरू हो गई थी। और आइए अब आगे जानते हैं राजभाषा अधिनियम के बारे में। जो अधिनियम पास किया गया 1963 ईस्वी में और 1967 में फिर इसको यथा संशोधित किया गया। संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनना था, पर इससे ठीक पहले अहिंदी क्षेत्रों विशेषतः पश्चिमी बंगाल तथा तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए। ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने अहिंदी भाषी क्षेत्रों को आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले अहिंदी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाएगी और इसी आश्वासन की पूर्ति के लिए यह अधिनियम बनाया गया, जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय भाषा राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। संघ के संकल्पों, अधिसूचनाओं, विज्ञापनों आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। जब तक अहिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेंगे, तब तक अंग्रेजी का ही प्रयोग चलता रहेगा। तो देखिए, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे क्षेत्र, यहाँ पर अंग्रेजी को ज्यादा प्रमुखता दी जाती है और अंग्रेजी बोली जाती है। तो यहाँ पर हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गए थे जब इन्होंने सुना कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तो राइट, तो इतनी तरह के तमाम इन मुश्किलों से, समस्याओं से जूझना पड़ा था हमारी हिंदी को मात्र एक राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए। और यह बड़े दुख की और खेद की बात है, मैं कहूंगी, कि आज भी हमारी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। राइट। चलिए, संकल्प 1968। 1967 के संशोधन के बाद अहिंदी भाषी राज्यों की चिंता तो समाप्त हो गई, किंतु उन लोगों की चिंता बढ़ने लगी जो देश की एकता के लिए हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। ऐसी जटिल स्थिति में संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया, जिसके अनुसार सरकार हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत की जाएगी। और भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी। इसके अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा भी होगी, विशेषतः दक्षिण भारतीय भाषा। उसका अध्ययन अनिवार्य होगा तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होगा। केंद्रीय सेवा में भर्ती के लिए हिंदी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होगा और सरकार 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। राजभाषा नियम 1976। भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा और इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जो बाद में स्वतंत्र राजभाषा विभाग हो गया। और राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं। आइए देखते हैं। देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया: क वर्ग, ख वर्ग तथा ग वर्ग।
क वर्ग में वे राज्य आते हैं जिनकी पहली भाषा हिंदी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। और ख वर्ग में प्राय वे राज्य आते हैं जिनमें हिंदी समझी जाती है किंतु पहली भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं होती। और इनमें प्रमुख राज्य हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। ग वर्ग में शेष सभी राज्य आते हैं। इन राज्यों में प्राय हिंदी नहीं समझी जाती है और ये राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्य तथा दक्षिण भारत के चारों राज्य। तो देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया, राइट। क वर्ग, ख वर्ग तथा ग वर्ग। और इन 3 वर्गों या श्रेणियों में फिर उन राज्यों को बांटा गया। तो बस ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपने इस पे ध्यान देना है। क क्षेत्र के पत्रों आदि के लिए निश्चित किया गया कि उनमें हिंदी का प्रयोग हो। अगर हिंदी का प्रयोग किया जाए तो साथ में हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए। और ख क्षेत्र के साथ पत्राचार सामान्यतः हिंदी में तथा ग क्षेत्र के साथ पत्राचार अंग्रेजी में ही होता रहे। हिंदी में कहीं से प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना होगा। सभी दस्तावेज हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ साथ निकाले जाएंगे और इसका उत्तरदायित्व दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा। केंद्र सरकार के सभी फॉर्म, नाम पत्र, सूचना पत्र, पत्र शीर्ष, मुहरे आदि हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगी। और प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह भाषा संबंधी नियमों और आदेशों का अनुपालन कराए और जांच पड़ताल करता रहे। तो राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत राजभाषा आयोग ने जिस बात को सुनिश्चित किया कि सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा को ही एकमात्र भाषा के तौर पर चुना जाए, उसके लिए जो 12 प्रमुख नियम बनाए, उनमें से कुछ नियम ये यहाँ पर थे, जिनके तहत की समस्त राज्य को 3 वर्गों में बांटा गया और पहले क वर्ग में वे राज्य रखे जिनकी पहली भाषा हिंदी थी और दूसरे में वे रखे जिनमें पहली भाषा के तौर पर हिंदी नहीं प्रयुक्त होती थी लेकिन समझी जाती थी, राइट, समझी और सुनी जरूर जाती थी। और तीसरी श्रेणी के राज्य में यानी कि ग वर्ग में उन राज्यों को रखा जिनमें हिंदी नहीं समझी जाती, जहां पे अंग्रेजी ज्यादा समझी जाती है और बोली जाती है, जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्व क्षेत्र के सभी राज्य तथा दक्षिण भारत के चारों राज्य, जिनके बेसिस पे राजभाषा आयोग ने यह सुनिश्चित कराना चाहा कि भारत सरकार के कार्यालयीय सरकारी कामकाज के लिए हिंदी को ही सुनिश्चित भाषा के तौर पर चुना जाए, राइट। अब हम जानेंगे 1976 के बाद राजभाषा की प्रगति के बारे में। 1976 से अब तक राजभाषा की प्रगति का विश्लेषण विभिन्न मंत्रालयों के अनुसार किया जा सकता है। भारत सरकार के 3 मंत्रालय राजभाषा संबंधी कार्यों में संलग्न हैं, और जैसे कि गृह मंत्रालय, जिसमें राजभाषा विभाग के तौर पर कार्य किया जाता है गृह मंत्रालय द्वारा, विधि मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो भारत सरकार के ये 3 मंत्रालय राजभाषा संबंधी कार्यों में संलग्न हैं। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष अपने उद्देश्य तय करता है तथा सभी मंत्रालयों पर उद्देश्य पूरे करने के लिए दबाव बनाता है। वर्ष के कार्यक्रमों में कई बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कितने प्रतिशत कर्मचारी हिंदी में काम करने लगे, कितने टंकण और आशुलिपिक अपने तकनीकी ज्ञान का हिंदी में प्रयोग करने लगे तथा हिंदी के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं ने कितने कार्य संपन्न किए आदि। और यह विभाग हिंदी नहीं जानने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है, जिसके लिए इस विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की गई है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 3 पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ बनाए गए हैं। और इसी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की गई है, जिसका कार्य प्रशासनिक प्रकार के प्रत्येक साहित्य का अनुवाद करना है। ब्यूरो सरकारी सामग्री के अतिरिक्त सार्वजनिक उपकरणों, प्रतिष्ठानों तथा बैंकों की सामग्री का भी अनुवाद करता है और इनके अतिरिक्त अनुवादकों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी इसी को सौंपा गया है। राजभाषा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह केंद्रीय हिंदी समिति और मंत्रालयों की हिंदी समितियों की बैठकों का आयोजन करके उनमें तालमेल बिठाता है और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कामकाज को निर्धारित करता है।
इसके अतिरिक्त जो अन्य मंत्रालय राजभाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके साथ संपर्क बनाए रखकर राजभाषा के विकास में आने वाली सभी बाधाओं को भी दूर करता है। तो ये प्रमुख कार्य थे गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के, राइट। जो गृह मंत्रालय है, जो राजभाषा विभाग के तौर पर भी कार्य करता है, उसके तहत थे ये प्रमुख कार्यालय। अब जो दूसरा कार्यालय है विधि मंत्रालय, राइट। विधि मंत्रालय का विधायी विभाग मूलतः विधि साहित्य के अनुवाद से संबंधित कार्य करता है और यह विभाग लगभग सारे विधि साहित्य का अनुवाद कर चुका है। इसके अतिरिक्त संसद में आने वाले सभी विधेयक पहले से ही हिंदी अनुवाद तैयार करके पेश किए जाते हैं। अपनी एक और योजना के तहत अब यह विभाग समस्त विधि अनुवाद को इंटरनेट या निकटिक के माध्यम से पूरे भारत में उपलब्ध कराने में सक्षम हो गया है। जो तीसरा मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय, उसका कार्य देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय और इसके अंतर्गत स्थापित केंद्रीय हिंदी निदेशालय मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी की संभावनाओं को तलाशने और तराशने में जुटा है। उच्च शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद, स्तरीय पुस्तकों का हिंदी में प्रकाशन, द्विभाषी व त्रिभाषी कोशों का निर्माण आदि तो इसके कार्य हैं ही। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण भी इसका एक प्रमुख कार्य बन चुका है। और इसकी पहल पर सरकार ने वर्ष 1997 में हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की भी स्थापना की है, जो उच्च शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी के विकास तथा शोध कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये प्रमुख 3 कार्यालय, राइट, कौन कौन से? गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। 1976 से अब तक के राजभाषा की प्रगति का विश्लेषण करने के लिए इन 3 मंत्रालयों को, भारत सरकार के जो 3 मंत्रालय हैं, इनको राजभाषा संबंधी कार्यों में संलग्न किया गया है और ये इस तरह से अपनी भूमिका भी निभाते हैं, राइट। अब जानेंगे हम राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से है जिसे वहां के अधिकांश लोग बोलते हैं तथा जिसके साथ उनका सांस्कृतिक और भावात्मक जुड़ाव होता है। अब राष्ट्रभाषा की कसौटियां क्या क्या हैं? देखिए, वह भाषा देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जा सकती हो, ये सबसे पहली कसौटी मानी जाती है किसी भी राष्ट्रभाषा की, कि वह भाषा देश के सभी या ज्यादातर व्यक्तियों द्वारा बोली जाती गई हो और उसे बोलने वाले देश के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि विभिन्न हिस्सों में हो, ताकि वह भाषा पूरे देश में एक संपर्क सूत्र स्थापित करने में सक्षम हो सके। वह भाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो, अर्थात देश के विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों की अभिव्यक्ति उसमें हो पाती हो। ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा कहला सकती है और उसका शब्द भंडार इतना व्यापक हो कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित शब्दावली उसमें शामिल हो सके। उसमें यह प्रवृत्ति भी होनी चाहिए कि देश की भाषाओं के अन्य शब्दों को वह सहजतापूर्वक शामिल करे, न कि उनसे परहेज करे। और उस भाषा का व्याकरण सरल होना चाहिए ताकि देश के अन्य हिस्सों के निवासी यदि उसे सीखना चाहे तो सीखने की प्रक्रिया कठिन न हो। तो ये प्रमुख बातें हैं जो किसी भी भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाती हैं। और उसकी ध्वनि संरचना व्यापक तथा लचीली होनी चाहिए। यदि अन्य भाषाओं की कुछ ध्वनियां उसमें प्रयुक्त नहीं भी हो तो उन्हें स्वीकारने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। उसकी लिपि भी राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए, अर्थात ऐसी लिपि जिसमें देश की सभी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले ध्वनि संकेत लिखे जा सकते हों। उस भाषा में साहित्य की रचना व्यापक तौर पर हुई हो तथा साहित्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में रचा गया हो। उस भाषा ने राष्ट्र के प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता की हो, अर्थात सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई हो। तो ये सब प्रमुख बातें होनी चाहिए किसी भी भाषा को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए। और नो डाउट हमारी हिंदी में वो तमाम बातें हैं। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है, राइट। तो इस कमी को तो पूरा करती ही है कि किसी भी भाषा को यदि राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले तो सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा होनी चाहिए। तो वो तो है ही, और साथ में व्यापक तौर पर साहित्य भी रचा गया है हिंदी में, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि उससे बाहर भी रचा गया है। और जो हमारी देवनागरी लिपि है
वह भी तो एक उच्च स्तरीय लिपि है जिसी के बेस पर हम हिंदी प्रयोग में लाते हैं, लिखते हैं, राइट। और बहुत सारे आंदोलनों ने भी हिंदी को एक महत्वपूर्ण भाषा निभाने में सक्रिय भूमिका निभाई है, बल्कि हिंदी के पक्ष में ही कितने सारे आंदोलन चले। तो ये सारी कमियां तो पूरी करती ही हैं, कोई भी इस तरह की कमी नहीं लगती कि हिंदी भाषा में पाई जाती हो, राइट। समस्त इसकी योग्यताएं तो है ही, और समस्त इसकी विशेषताएं भी हैं, प्रवृत्तियां भी हैं, जो राष्ट्रभाषा के तौर पर यूज में लाई जाना महत्वपूर्ण है, तो वो हमारी हिंदी में है। लेकिन उसके बाद भी देखिए इसके आगे की विकास यात्रा को, कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा कैसी रही। आदिकाल और भक्ति काल का साहित्य सिर्फ हिंदी प्रदेशों में ही नहीं अपितु हिंदीतर प्रदेशों में भी रचा गया। हमारे देश के सामाजिक विकास में दो आंदोलनों की सबसे बड़ी भूमिका रही, भक्ति आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन। ये दोनों आंदोलन हिंदी के माध्यम से ही संपन्न हुए। स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रवादी प्रकृतियां उभरने लगी। 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और 1953 ईस्वी के बाद से आज तक राष्ट्रभाषा का मुद्दा कभी प्रभावी ढंग से नहीं उठ सका, राइट। मैंने पहले भी कहा कि एक राष्ट्रभाषा के तौर पर जो विशेषताएं होनी चाहिए किसी भी भाषा में, जो योग्यता होनी चाहिए, वो सभी योग्यताओं को हमारी हिंदी पूरा करती है, उन सभी विशेषताओं को रखती है। लेकिन उसके बावजूद भी अब भी कहीं ना कहीं वह पीछे है, उसे राष्ट्रभाषा के रूप में पूरी तरह वह दर्जा नहीं मिल पाया है, राइट। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास किस तरह से हुआ, ये जानते हैं। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता की जागृति एवं अक्षुण्णता के लिए होती है। हमारे देश में अकबर के समय से लेकर लगभग 3 शताब्दियों तक फारसी राजभाषा रही, और सन 1833 के बाद से निचले स्तर पर उर्दू और उच्च स्तर पर अंग्रेजी राजभाषा रही है, परंतु सारे देश की संपर्क भाषा हिंदी ही रही है, राइट। अब देखिए कि 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों, फोर्ट विलियम कॉलेज एवं सामाजिक धार्मिक नवजागरण ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना के जागरण हेतु एक भाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए इसके लिए हिंदी को उपयुक्त बताया। कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि कांग्रेस अपने सभी कार्यों में प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी का प्रयोग करे। 1864 ईस्वी में बंबई फ्री चर्च कॉलेज के प्राध्यापक श्री पेठे ने राष्ट्रभाषा नामक मराठी पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक भाषा की आवश्यकता की बात की थी, और उनके मत से हिंदी ही इस दृष्टि से खरी उतरती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1936 ईस्वी में हिंदी वर्ग का आरंभ किया और काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नामक संस्था स्थापित की। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय एकता की आवश्यक शर्त, यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। और 1918 ईस्वी में कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। वे मानते थे हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, और महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं भी स्थापित हुई। 1929 ईस्वी से ही सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सीख दी थी। उनका कहना था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भाषा में राजभाषा भी होगी। और उन्होंने 1937 ईस्वी में मद्रास में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस की सारी कार्यवाही हिंदी में ही हो, राइट। तो देखिए ये सब तमाम बातें हुई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की विकास यात्रा के संबंध में। अब देखेंगे हम हिंदी और राजभाषा के संबंध में महत्वपूर्ण कथन जो महत्वपूर्ण लोगों द्वारा दिए गए हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का कहना है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, और अगर
स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उनके लिए होने वाला हो तो निसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखे मरने वालों, निरक्षरों, दलितों और अतिंजों का हो तो उन सब के लिए हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा यानी कि हिंदी समझने और बोलने लग जाएं। और केशव चंद्र सेन जी का कहना है कि हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। आगे वे लिखते हैं कि अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। हिंदी को अगर भारत की एकमात्र भाषा बना भी दिया जाए तो देश में एकता स्थापित करने का काम सहज और शीघ्र ही संपन्न हो सकता है। इसी बात पर राजा राममोहन राय कहते हैं कि इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। महायोगी अरविंद जी का कहना था कि अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में जानकर हम प्रांतीय भेदभाव नष्ट कर सकते हैं। हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाएगा, यह कहना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस जी आगे कहते हैं कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। और सर टी विजय राघवाचार्य जी लिखते हैं कि हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिख पड़ती है। इसी बात पर बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो ऐक्य बंधन संस्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंध पुकारे जाने योग्य हैं। और हिंदी भाषा के संबंध में एस निजलिंगप्पा का कहना रहा कि दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसीलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने के लायक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं कि हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती हो और जिसे स्वीकार करने के लिए महात्मा जी ने हमसे आग्रह किया वह हिंदी है। और इसी बात पर एनी बेसेंट का कहना था कि भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। अनंत शयनम अयंगर जी ने कहा कि प्रजातंत्रीय देश में अधिकतम जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा ही कार्य कर सकती है और हिंदी इस कसौटी पर पूरी खरी उतरती है। और वहीं पर सी राजगोपालाचारी जी ने कहा था कि यदि दक्षिण भारतीय क्रियात्मक रूप से पूरे देश के साथ एक सूत्र में बंध कर रहना चाहते हैं और अखिल भारतीय मामलों से तथा तत्संबंधी निर्णयों से के प्रभाव से अपने को दूर नहीं रखना चाहते तो उन्हें हिंदी पढ़ना जरूरी है। वहीं पर आगे कहते हैं श्री राजगोपालाचारी जी कि दक्षिण भारतीयों को पूरे भारत में सरकारी तथा व्यावसायिक नौकरियां पाने के लिए भी हिंदी बोलने, समझने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होगा। न्यायमूर्ति शारदाचरण मित्र जी लिखते हैं कि हिंदी समस्त आर्यावर्त की भाषा है और यद्यपि मैं बंगाली हूं तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए यह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ हिंदी में वार्तालाप कर सकूं। और फादर कामिल बुल्के साहब का कहना था हिंदी के बारे में कि भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश, समुदाय की भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा है। आगे वे लिखते हैं कि हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा है वरन बोलने और समझने वालों की संख्या की दृष्टि से भी दुनिया की तीसरी भाषा है। बाल गंगाधर तिलक जी लिखते हैं कि राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। और सेठ गोविंदास जी का कहना था कि हमारी देवनागरी इस देश की ही नहीं समस्त संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। राइट। और वहीं पर देखिए सर टी विजय राघवाचार्य जी का कहना था कि चाहे व्यवहारिक दृष्टि, सैद्धांतिक दृष्टि या राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए हिंदी का कोई दूसरा प्रतिद्वंदी संभव नहीं है।
किसी दक्षिण भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा पास न की हो। राइट। और हिंदी के संबंध में जिन्हें की हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, वे लिखते हैं कि मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूं और मैं चाहता हूं कि यह भाषा ऐसी हो जिसमें हमारे विचार आसानी से साफ साफ स्पष्टता पूर्वक व्यक्त हो सके। राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे केवल एक जगह के ही लोग न समझे बल्कि उस देश के सभी प्रांतों में सुगमता से पहुंचा सके। तो ये कहना रहा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का, जिन्हें हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए और आपको मालूम है कि इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की सख्त जरूरत है और हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है, इसीलिए कांग्रेस ने उसे राष्ट्रभाषा मान लिया है। हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि हिंदी नागरी में लिखी जाती है और उर्दू फारसी में। तो जवाहरलाल नेहरू जी का ये कहना रहा हिंदी के संबंध में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं कि हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। राइट। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का कहना रहा कि हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों में पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। और बीबी गिरी जी ने कहा कि हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। वहीं पर ज्ञानी जेल सिंह जी का कहना रहा कि हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं करती, अपितु वह तो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग देकर समन्वय का मार्ग खोलती है। और आगे वे कहते हैं कि हिंदी का स्वभाव प्रेम एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत है और यही उसकी विशेषता है। इसी संबंध में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कहना रहा कि ये सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक संपत्ति के समान उत्तराधिकारी हैं और ये भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं और इनमें से हिंदी भारत की राष्ट्रीय संपर्क भाषा, क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी लिखते हैं कि हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है। और वहीं पर सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्होंने अपना लोकायतन महाकाव्य लिखा, उसमें लिखा कि मैं कुंजी कहता हिंदी को, खुलता जिससे सामूहिक मन, क्षेत्र बीती से उठकर ही हम कर सकते हैं जन राष्ट्र संगठन। और रामविलास शर्मा लिखते हैं कि दक्षिण भारत में गांधी जी और उनके अनुयायियों सहयोगियों ने जितना हिंदी प्रचार किया उतना और किसी नेता, राजनीतिक पार्टी या सांस्कृतिक संस्था ने नहीं किया। तो ये तमाम बातें रही इन महान पुरुषों के द्वारा जो हिंदी के संबंध में इनके विचार थे, इन्होंने कही। राइट। तो इन विद्वानों द्वारा कही गई प्रमुख कथनों को भी पूछा जाता है, आपने इनको अच्छे से सुनना और समझना है। राइट। अब देखिए यहां पर हिंदी संपर्क भाषा के तौर पर किस तरह की भूमिका निभाती है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त एक अन्य शब्द संपर्क भाषा का प्रयोग हिंदी के संबंध में अक्सर होने लगा है। संपर्क भाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा जो दो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करे। स्वाभाविक रूप से हिंदी सारे देश में संपर्क भाषा का कार्य करती रही है। संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर है और जिन देशों में भाषिक वैविध्य कम होता है वहां संपर्क भाषा की आवश्यकता कम होती है तथा राष्ट्रभाषा ही संपर्क भाषा का कार्य भी करती है। वर्तमान समय में प्राय राजनीतिक आधार पर यह विचार स्वीकार किया जा चुका है कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है और वह भारत की राष्ट्रभाषा भी है, किंतु उसके साथ साथ संविधान की 8वीं सूची में शामिल सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं अथवा राष्ट्र की भाषाएं हैं। राइट। तो आपने ये तथ्य याद रखने हैं। नेक्स्ट कड़ी में हम जानेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में।